तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ थिंकिंग इन सिस्टम्स, जिसे लिखा है स्टीवन शुस्टर ने। और इस समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे अपने सोचने के ट्रेडिशनल तरीके को चेंज करके एक बेटर सोचने के तरीके को अपनाया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को पहले से बेहतर और नए तरीके से सुलझा सके। आपकी नई मेंटालिटी आपको लाइफ को एक अलग नजरिए से देखने में हेल्प करेगी और आप जिंदगी की हर प्रॉब्लम के लिए एक परमानेंट और बेहतर सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे और आप अपनी लाइफ के हर नेगेटिव पहलू को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप 5 तरह की थिंकिंग के बारे में और बड़ी मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए इवॉल्व होने के बारे में सीखेंगे। आपको एक चेकलिस्ट भी मिलेगी जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये समरी ना सिर्फ टेम्परेरी चेंज ऑफर करेगी, बल्कि आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स भी देगी जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सिस्टम्स थिंकिंग। इससे पहले कि हम ये जाने कि सिस्टम्स थिंकिंग क्या है, ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब आपस में जुड़े हुए प्रोसीजर का एक सेट जो एक खास पैटर्न फॉर्म करने के लिए मिलकर काम करता है। सिस्टम हमेशा एक ही रिजल्ट देते हैं, इसलिए अपने टास्क का सिस्टम चेंज करके आप रिजल्ट भी चेंज कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। तो सिस्टम्स थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसे सबसे पहले 1987 में बैरी रिचमंड ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक आर्ट है उन सिस्टम्स को समझने के लिए जो हम किसी टास्क को करने के लिए फॉलो करते हैं। इन सिस्टम्स को समझ करके ही हम बेहतर रिजल्ट के लिए जरूरी चेंजेस ला सकते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम अपनी कुछ प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम अपनी सोसाइटी के मुद्दों पर नजर डालें, जैसे कि नशे की लत, तो यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ को किस हद तक अफेक्ट करती है। तो दुनिया को समझने के लिए एक नए नजरिए को फॉलो करके हम सिस्टम की पहचान कर सकते हैं। हम इन अलग अलग कारणों और उसके इफेक्ट्स के बीच के कनेक्शन को स्टडी करके भी अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नई हैबिट की तरह सिस्टम्स थिंकिंग एक स्किल है जिसे टाइम के साथ डेवलप किया जा सकता है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो इवेंट्स के बीच स्मार्ट और क्रिएटिव कनेक्शन बनाने के लिए आपको व्हाट इफ यानी क्या होगा अगर पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी पहला सोल्यूशन तुरंत आपके माइंड में आए, उसे रोकने के लिए आपको खुद कॉन्शियस होकर के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इफ का गेम अलग अलग प्रॉब्लम के आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने के लिए काम आता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम सिस्टम्स थिंकिंग को और बेहतर तरीके से समझ सके। स्टीवन शुस्टर जो इस बुक के ऑथर है, पहले एक टीचर हुआ करते थे। अपनी टीचिंग अप्रोच के लिए वो हमेशा ही लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूज किया करते थे ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को नए कॉन्सेप्ट इजीली समझा सके। एक दिन वो जब फिजिक्स की क्लास ले रहे थे तो स्टीवन ने डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बुमरैंग लेकर आएंगे। बुमरैंग एक बॉक्स के अंदर रखा था। स्टीवन ने बुमरैंग हाथ में लेते ही तुरंत उसे फेंक दिया और वो वापस उनके पास लौट आया। स्टीवन ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बताओ बुमरैंग वापस क्यों आया? तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, क्योंकि आपने उसे फेंक दिया था सर। इस पर स्टीवन ने बुमरैंग बॉक्स को उठा लिया और उसी फोर्स और उसी टेक्निक के साथ उसे भी फेंका, लेकिन बॉक्स वापस नहीं आया बल्कि कुछ दूर जाकर के जमीन पर गिर गया। अब स्टीवन ने स्टूडेंट से फिर से पूछा, बताइए ये बॉक्स वापस क्यों नहीं आया? मैंने तो इसे बुमरैंग की तरह ही फेंका था। स्टूडेंट्स जब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो स्टीवन ने एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से उन्होंने बुमरैंग और बॉक्स दोनों को फेंका था, उसका उनके हवा में उछलने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनके स्ट्रक्चर का फर्क था, जिसकी वजह से बुमरैंग लौट आया था जबकि बॉक्स जमीन पर गिर गया था। बुमरैंग घुमावदार और फ्लैट शेप का है, इसलिए हवा में फेंकते ही ये वापस आ गया था। सिस्टम्स थिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं और चीजें किस तरीके से बनी हैं, अगर हमने ये समझ लिया तो हम कुछ जरूरी चेंजेस ला सकते हैं, जिससे कि हम उनके बिहेव करने के तरीकों पर कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। अगर हम द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग की हिस्ट्री पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग पिछली बातों से कोई सबक नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इवेंट्स को सिस्टम के टर्म में देख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिविलाइजेशन बर्बाद हो रही है तो लोग क्या करते हैं कि वो लीडर बदल देते हैं और एक नया लीडर चुन लेते हैं। लेकिन सिर्फ लीडर चेंज करने भर से आप एक नई और बेटर सोसाइटी नहीं बना सकते जब तक कि आप पुराने सिस्टम या पैटर्न को चेंज नहीं करते। अगर आपको वाकई में चेंज लाना है तो पहले सिस्टम और पैटर्न को बदलो। जिसे हम सिस्टम बोलते हैं उसमें 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स,
ये वो वेरिएबल्स है जो एक सिस्टम बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। दूसरा है हर सिस्टम में इंटरैक्शन होते हैं, जो ऐसे रिलेशनशिप है जो अलग अलग एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। तीसरा, हमारा एक फंक्शन या पर्पस है जिसके लिए हर सिस्टम क्रिएट किया गया है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को एक सिस्टम की तरह ले ले तो हम देख सकते हैं कि इसके अलग अलग ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, लंग्स और हार्ट वगैरह इसके एलिमेंट है। इंटरैक्शन वो कनेक्शन है जो हर ऑर्गन को दूसरे से जोड़ता है। ये कनेक्शन ब्लड या ऑक्सीजन का नेचुरल फ्लो हो सकता है। जब हम इन कनेक्शंस के फंक्शन की बात करें तो हमें पता चलेगा कि ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी के हर पार्ट तक एनर्जी और न्यूट्रिशन पहुंचाने का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्कूल का। बात अगर स्कूल की हो तो हम नोटिस कर सकते हैं कि इसके एलिमेंट है स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स। स्कूल के इंटरैक्शन वो रूल्स है जो इन सारे लोगों के बीच आपसी रिलेशनशिप को गाइड करते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए, यही ये रूल्स बताते हैं। स्कूल सिस्टम के पर्पस के लिए हमें पता चलेगा कि स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसलिए बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल स्किल्स और नॉलेज दी जा सके और उन्हें फ्यूचर के अलग अलग जॉब के लिए तैयार किया जा सके। अगर आप किसी सिस्टम में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको भी उसके इंटरैक्शंस को पहचान कर नया शेप देना होगा। एलिमेंट्स को चेंज करना इजी है क्योंकि ये दिखाई देते हैं और आसानी से बदले जा सकते हैं। कनेक्शंस को चेंज करना हालांकि मुश्किल है क्योंकि कई बार डीप इंटरैक्शंस ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसे ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है। तो किसी सिस्टम के पर्पस को बदलने से भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप भी किसी सिस्टम को बदलना चाहते हो तो सिर्फ एलिमेंट्स को चेंज करने पर फोकस ना करें, बल्कि और गहराई में जाकर के इंटरैक्शंस और सिस्टम के पर्पस को चेंज करने की कोशिश करें। और इसी के साथ अब आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। क्या आपका दिमाग हर सिचुएशन में सेम अप्रोच को फॉलो करता है? अब यहाँ पर आप शायद अलग अलग टाइप के थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में जानते नहीं होंगे, पर ये सच है कि सिचुएशन के हिसाब से हमारी थिंकिंग भी चेंज होती है। सबसे पहले आती है लीनियर थिंकिंग। ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली थिंकिंग है जिसे हम बचपन से जानते हैं। ये थिंकिंग हमें बताती है कि हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है और हर स्टार्ट का एक फिनिशिंग पॉइंट है। तो लीनियर थिंकिंग आसान होती है और हमें किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन निकालने में हेल्प करती है। हालांकि ये सिर्फ सरफेस यानी ऊपर के लेवल के कारण पर ही काम कर सकती है, इसलिए जहां बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो वहां लीनियर थिंकिंग काम नहीं आती। दूसरी है इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग। ये थिंकिंग भी काफी हद तक लीनियर थिंकिंग की तरह है। इवेंट्स वो घटनाएं हैं जो हो चुकी है या फिर जिनके होने का हम फ्यूचर में इंतजार करते हैं। तो इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग हमें सिखाती है कि किसी भी इवेंट का इफेक्ट चेंज करने के लिए हमें कॉज को चेंज करना होगा और इस तरह से इवेंट एक अलग डायरेक्शन ले लेगा। लीनियर थिंकिंग की तरह ही इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग फास्ट होती है और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तीसरी जो है लेटरल थिंकिंग। इस टाइप की थिंकिंग थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव होती है, इसलिए इसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे हम फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिपीट कर सकते हैं। लेटरल थिंकिंग थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है और अक्सर इससे हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट या नए आइडियाज मिल जाते हैं। तो इस टाइप की थिंकिंग में कमी है और वो ये है कि इसमें रिजल्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत सोचने के बाद आपको सेम प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। चौथे नंबर पर है क्रिटिकल थिंकिंग। इस टाइप की थिंकिंग तब यूज होती है जब किसी प्रॉब्लम के लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स अक्सर डीप सोल्यूशन ढूंढते हैं और वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर अपने थिंकिंग पैटर्न को भी इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। अगर क्रिटिकल थिंकर्स को लगेगा कि उनकी थिंकिंग में ही कमी है तो वो इसे और ज्यादा क्रिएटिव अप्रोच के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को वो और भी गहराई से सॉल्व कर सके। और अब नंबर 5 पर आती है सिस्टम्स थिंकिंग। ये एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम प्रॉब्लम को सिस्टम और स्ट्रक्चर के टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। हर प्रॉब्लम में कुछ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स रहते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए होते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी चीज का रिजल्ट उसके एलिमेंट्स और उसके सिस्टम के इंटरैक्शंस में हेर फेर करके चेंज कर सकते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग ज्यादा यूजफुल टाइप की थिंकिंग मानी जाती है। इस टाइप की थिंकिंग के बारे में आपकी नॉलेज अलग अलग हो सकती है। आपको शायद पता भी ना हो कि ऐसी कोई थिंकिंग भी होती है, या शायद आप सिस्टम्स थिंकिंग में एक बिगिनर या एक एक्सपर्ट हो सकते हैं। इसलिए डिफरेंट टाइप की थिंकिंग के बारे में सीखना आपके काफी काम आएगा।
अगर आप अपना थिंकिंग पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू कर दे तो आप देख पाएंगे कि आप एक ही टाइप की थिंकिंग यूज करने के आदी है, क्योंकि वो आपको ज्यादा आसान लगता है। बेशक ये देखने में आसान लगे, पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप आगे ग्रो और इवॉल्व करते रहे। इसलिए इस चैप्टर में आपको अलग अलग टाइप की थिंकिंग के बारे में जानना चाहिए और अलग अलग सिचुएशन में उनमें से कुछ को यूज करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो कितने टाइप की थिंकिंग होती है, इनके बारे में जानने के बाद अब जानते हैं हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम लीनियर थिंकिंग पैटर्न्स टू सिस्टम्स थिंकिंग। मतलब ये कि पिछले चैप्टर में हमने 5 तरह की थिंकिंग के बारे में जाना जो आप अपनी डेली के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, और आपने सीखा कि आपको अपनी थिंकिंग अप्रोच में वैरायटी लानी पड़ेगी और सिस्टम्स थिंकिंग को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और उसके रिजल्ट को चेंज करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में आप लीनियर थिंकिंग से सिस्टम्स थिंकिंग के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। पहला स्टेप आता है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है उसे स्टडी करें। देखिए कि क्या ये सिंपल प्रॉब्लम है या किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का एक सिम्टम है। अगर प्रॉब्लम सिंपल है तो आप लीनियर थिंकिंग यूज करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है तो आपको सिस्टम्स थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी। आपको इसके एलिमेंट्स और उन इंटरैक्शंस को स्टडी करना होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ये अप्रोच आपको सिर्फ एक्सटर्नल यानी बाहरी सिम्टम ही नहीं बल्कि रियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये पता करने के लिए कि क्या वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है या नहीं, ये वो 8 सवाल है जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उसे सॉल्व करने में ज्यादा वक्त लगेगा? क्या आपके आसपास के बाकी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बच रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है कि आपने पहले भी कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन आप नहीं कर पाए थे? क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई इमोशनल रेजिस्टेंस यानी विरोध फील कर रहे हैं? क्या इस प्रॉब्लम का कोई क्लियर रिपीट होने वाला पैटर्न है? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की बजाय क्या आप इसे नजरअंदाज करते रहेंगे? क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस करने से वाकई में डरते हैं? क्या ऐसा हुआ है कि आपने इस प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन उसके बदले एक नई प्रॉब्लम उभर कर आ गई थी? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ है तो यानी आपकी प्रॉब्लम काफी डीप है और इसे सॉल्व करने के लिए सिस्टम्स थिंकिंग की ही जरूरत पड़ेगी। कई बार चीजों को करने का जो हमारा तरीका होता है ना, उसे चेंज करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। किसी भी डीप प्रॉब्लम को आप एक डिनर पार्टी की तरह से सोच सकते हैं। ऑथर इस बुक में अपनी फैमिली के क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात बताते हैं। स्टीवन की फैमिली काफी बड़ी थी और अक्सर क्रिसमस के डिनर पार्टी पर पूरा परिवार इकट्ठा होता था। क्रिसमस डिनर पर पॉलिटिक्स के टॉपिक पर कोई बात नहीं होती थी। फैमिली मेंबर्स अलग अलग पॉलिटिकल नजरिए पर बहस करने की बजाय हंसी खुशी वक्त बिताना पसंद करते हैं। दरअसल सबने मिलकर के डिसाइड किया था कि फैमिली डिनर पार्टी में कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा। फैमिली ने पॉलिटिकल टॉपिक को अगर अपनी डिनर पार्टी से दूर रखा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि एक छोटा सा डिसीजन था जो कि सबकी रजामंदी से लिया गया था। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप एक बड़ी कॉर्पोरेशंस चला रहे होते तो क्या होता, जहां इस तरह के टॉपिक उठते रहते हैं और आप इन टॉपिक्स को इसलिए अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एम्प्लॉयज की फीलिंग हर्ट ना हो, या फिर आपके एम्प्लॉयज इन्हें इसलिए अवॉइड करते हैं ताकि आपको बुरा ना लगे। तो लीनियर थिंकिंग से सिस्टम्स थिंकिंग की ओर बढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतना ही रिस्क ज्यादा होगा, खासकर जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो जिनका सीधा असर आपकी फैमिली और बिजनेस पर पड़ रहा हो। इसलिए अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उन्हें जड़ से मिटाने के लिए अपनी लाइफ में सिस्टम्स थिंकिंग को फॉलो करने की कोशिश करें। तो ये समझने के बाद अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, व्हाई डू द रिच गेट रिचर। यानी कि अगर आप भी काम आदमी हैं तो शायद ये ख्याल तो पक्के से आपके दिमाग में भी आता ही होगा कि भाई अमीर लोग अमीर ही क्यों बनते जाते हैं जबकि गरीब आदमी और गरीब होता जाता है। तो इस चैप्टर में हम एक कॉन्सेप्ट जिसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन कहते हैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑथर को लगता है कि इस सोसाइटी में हो रहे भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है जो सेम कंपटीशन में बैठते हैं। पहला स्टूडेंट जीत जाता है, उसे अवार्ड मिलता है। अब ये अवार्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पैसा, स्कॉलरशिप या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। इनमें से हर अवार्ड स्टूडेंट को लाइफ में और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और फ्यूचर में वो सेकंड स्टूडेंट से ज्यादा अमीर होगा। तो सिर्फ एक कंपटीशन जीतकर पहला स्टूडेंट उम्र भर दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले ज्यादा तरक्की करता रहेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो विनर्स जीतते रहेंगे और लूजर्स हारते रहेंगे।
अगर हम कॉलेज फुटबॉल का एग्जाम्पल ले तो देख सकते हैं कि हर गेम में सेम 2 टीम फाइनल तक पहुंचती है। एक चैंपियनशिप जीतने के लिए 4 टीम को फाइनल कंपटीशन तक पहुंचना जरूरी होता है। हर साल हमेशा सेम 2 टीम ही क्यों फाइनल तक पहुंचती है? इसके पीछे की वजह है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन। इन 2 टीम्स की शुरुआत भी बाकी टीम्स की तरह ही होती है, पर जैसे जैसे वो मैच जीतते हैं उन्हें बाकियों से ज्यादा एडवांटेज मिलता जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए विनिंग टीम्स को हम टीवी पर देखते हैं, इससे उन्हें और भी ज्यादा शोहरत मिलती है और उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, जिस वजह से उन्हें और भी ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है। अब जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों से उनकी इनकम में भी ज्यादा इजाफा होगा। इन जीतने वाली टीम्स को ज्यादा अटेंशन मिलती है क्योंकि मीडिया उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और ये दिखाता है कि कंपटीशन के बेस्ट प्लेयर्स उन्हीं के पास हैं। विनर्स पर पैसों की बरसात होती है और इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट कोच हायर कर पाते हैं, बेस्ट जिम में ट्रेनिंग लेते हैं और बेस्ट स्कूल में जाते हैं। इन सारी वजहों से विनर टीम हर अच्छे प्लेयर का ड्रीम बन जाती है। इस तरह हर साल और भी अच्छे प्लेयर आते रहते हैं, जिससे ये विनर टीम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट अनबीटेबल लेवल तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से विनिंग टीम आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसे एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। यही कारण है कि विनर्स हमेशा विनर्स बने रहते हैं और लूजर्स हमेशा लूजर्स बने रहते हैं। लेकिन हम इस सिस्टम को कैसे हराएं और कैसे सोसाइटी में इस भेदभाव को खत्म करें? अगर आप सिस्टम थिंकिंग मेंटालिटी अपनाते हैं तो आप भी विनर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो पहले उन्हें स्टडी करो और देखो कि कैसे ये टॉप तक पहुंचे हैं। इसलिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट यानी माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करें और एक नया सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें। इवॉल्व करने से और एक्सपेरिमेंट करने से डरिए मत। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो याद रखिए आप लूजर्स के रैंक से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर, इसके सोल्यूशन के बारे में भी जानने के बाद अगला चैप्टर कहता है की टेकअवेज फ्रॉम सिस्टम्स थिंकिंग। यानी कि अगर हम कहें कि सिस्टम्स थिंकिंग एक आर्ट है, कला है, लाइफ को अलग नजरिए से देखने की, तो ये गलत नहीं होगा। ट्रेडिशनल थिंकिंग मेथड से एकदम अलग सिस्टम्स थिंकिंग सोचने का ज्यादा इवॉल्व्ड तरीका है, जिसमें प्रॉब्लम को गहराई से स्टडी किया जाता है ताकि ज्यादा इफेक्टिव और परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके। सिस्टम्स थिंकिंग मेंटालिटी अपनाने के लिए सबसे पहले जिस किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उसे गहराई से ऑब्जर्व करना होगा। फिर उस सिचुएशन के रिपीट होने वाले पैटर्न को पहचान कर इसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें। किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए आपको इसके एलिमेंट्स पर नजर डालनी होगी। इन एलिमेंट्स के बीच इंटरैक्शंस को चेक करना होगा और इसका पर्पस क्या है ये पता करना होगा। एक सिस्टम के अलग अलग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके आप जरूरी बदलाव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिल जाता है जो औरों के लिए सक्सेसफुल रहा है तो आप भी उसका स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हैं ताकि वो आपके भी काम आए। सिस्टम थिंकिंग के बारे में जानकर आप ये भी सीखेंगे कि कैसे सब कुछ एक बेहतर तरीके से किया जाए। अब क्योंकि सिस्टम्स थिंकिंग आपको और भी क्रिएटिव तरीके से सोचना सिखाता है, तो किसी भी टास्क से निपटने का और उसमें सुधार करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग आपको ये भी सिखाती है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है और कैसे एक अलग चॉइस से हम किसी भी इवेंट का पूरा रिजल्ट ही चेंज कर सकते हैं। तो चॉइस को कंट्रोल करके आप अपने एक्शन के नेगेटिव इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी लाइफ पर उतना इम्पैक्ट ना डाले, जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी लाइफ और ज्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हो जाती है। सिस्टम्स थिंकिंग आपको जिम्मेदारी भी सिखाती है। अक्सर लोग जब कोई प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो किसी और पर दोष लगाने लगते हैं, लेकिन सिस्टम्स थिंकिंग अप्रोच को अपनाकर आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर और रिजल्ट को गहराई से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद ही आप उसके सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे और शायद आपको ये भी पता चले कि जिस प्रॉब्लम से आप इतना डर रहे हैं वो तो एक बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट है जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की जरूरत है। सिस्टम्स थिंकिंग आपको क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करेगी जो प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हेल्थ केयर सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सिस्टम्स थिंकिंग लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम आती है। पहले जब कुछ गलती होती थी तो सारा दोष डॉक्टर्स पर डाल दिया जाता था और जो डॉक्टर या नर्स इलाज कर रहा हो उसे सजा देकर के ये समझ लिया जाता था कि अब फ्यूचर में ऐसी गलती रिपीट नहीं होगी। पर अभी हाल ही के कुछ सालों में सोचने का एक नया तरीका सामने आया है जो मेडिकल गलतियों को एक अलग नजरिए से देखती है
किसी और पर दोष डालने की बजाय अब हॉस्पिटल स्टाफ ने अपना मेडिकल सिस्टम इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया है। अपने सिस्टम में प्रॉब्लम को ढूंढकर हॉस्पिटल ने ये नोटिस किया कि इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि किसी डॉक्टर या नर्स को सजा देना। सिस्टम्स एनालिसिस करने के बाद जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आई वो थी ज्यादा काम करने की वजह से स्टाफ थके हुए रहने लगे थे, दवाइयों पर गलत लेबल लगे हुए थे और डॉक्टर्स गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, वगैरह वगैरह। हालांकि गलती इंसान से ही होती है, पर ये भी उतना ही सच है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन किसी और पर इल्जाम लगाने से नहीं निकलेगा। तो हेल्थ केयर सिस्टम पर नजर डाले तो डॉक्टर और नर्स अपनी गलतियों को लेकर के काफी ईमानदार होते हैं, जिससे सिस्टम को इम्प्रूव करने और ग्रोथ करने के बेहतर चांस मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम्स थिंकिंग एक बेहद इफेक्टिव तरह की थिंकिंग है जो हमारी जिंदगी के किसी भी पहलू को इम्प्रूव कर सकती है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि बहुत सारी चीजें हमने इस समरी से सीखी। चलिए चेक करते हैं कि हमें क्या क्या याद है और स्पेशली वो चीजें जो हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सिस्टम्स थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग है जो ज्यादा इवॉल्व्ड है और इसमें लाइफ के अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए कॉन्शियस अवेयरनेस की जरूरत होती है। ये एक आर्ट है, एक कला है जो डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करती है ताकि रिजल्ट प्रिडिक्ट किया जा सके। सिस्टम्स थिंकिंग की आर्ट को लाइफ में अप्लाई करने के बाद आप भी इन एलिमेंट्स और उनके कनेक्शंस में हेर फेर कर सकते हैं ताकि आपको मनपसंद रिजल्ट मिल सके। इस समरी में आपने सीखा कि अपनी थिंकिंग को इवॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपने सिस्टम्स थिंकिंग के 3 एलिमेंट्स के बारे में जाना और ये एलिमेंट्स हैं वेरिएबल, इंटरैक्शंस और पर्पस या फंक्शन। दूसरी बात, आपने 5 तरह की थिंकिंग के बारे में भी जाना और ये हैं लीनियर थिंकिंग, इवेंट ओरिएंटेड थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, क्रिटिकल और सिस्टम्स थिंकिंग। तो सिचुएशन और अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी भी थिंकिंग को चूज कर सकते हैं। तीसरी बात, आपने ये सीखा कि लीनियर थिंकिंग से सिस्टम्स थिंकिंग की तरफ कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग पैटर्न की जरूरत पड़ती है, इसलिए सिस्टम थिंकिंग ही सबसे बेस्ट अप्रोच है। चौथी बात, आपने सीखा कि क्यों अमीर हमेशा और अमीर होते जाते हैं। आपने सीखा कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन स्पेशल एडवांटेज देता है, जिससे विनर्स जीतते रहते हैं और लूजर्स हारते रहते हैं, और इसे हराने के लिए आपको सिस्टम्स थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि विनर्स के पैटर्न को स्टडी किया जा सके ताकि आप भी इसे अप्लाई कर सके। अब अगर आपको एक विनर बनना है तो आपको विनर्स जैसी सोच रखनी होगी, लेकिन एक विनर की तरह सोचने के लिए आपको उनका सिस्टम भी समझना पड़ेगा। सिस्टम्स थिंकिंग को यूज करने से आपको इसमें काफी मदद मिलेगी और ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को बदलकर रख देगा। ये आपको, आपकी टीम को और आपके बिजनेस को एक विनर की तरह जीतने में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी और किस बात को जानकर ऐसा लगा कि बस ये वाली चीज मुझे अप्लाई करनी है, सारी जो चीज है ना, जो जड़ है वो यही है। तो कुल मिलाकर के जो भी आपके दिमाग में चल रहा है प्लीज उसे लिख करके जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है जब किसी समरी को सुनने के बाद 30 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद आप कमेंट्स के थ्रू हमें बताते हैं कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सा तरीका आपको समझ में आया या कौन सा आप अप्लाई करने वाले हैं। और हाँ, लगे हाथ ये जरूर बताइएगा कि आगे कौन सी समरी सुनना चाहते हैं। बाकी तो जो आपका ढेर सारा प्यार है, जो ये प्यारी सी स्माइल है ना, इसको ऐसे ही रखिए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोच बदलेंगे तो जिंदगी वाकई बदलेगी। जय हिंद।